हेलो एवरीवन। क्लास सेकंड जीके जीएस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम यानी 2024 और 25 में होने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? जो राष्ट्रीय गान है वो गाया गया 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। कहाँ पर? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो हमारा सही आंसर हो जाता है इसका 1911 कोलकाता में। अब जो जनगण मन है ये किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये दो भाषाओं में, एक बांग्ला और हिंदी भाषाओं में ये लिखा गया। अब क्या हुआ, सबसे पहले ये देखो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसको शामिल किया गया। देखो गाया कब गया? 1911 में। कहाँ गाया गया? कोलकाता में। पर शामिल कब किया गया? तो शामिल किया गया इसको 24 जनवरी 1950 को इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो हमारा धर्म चक्र है उसका रंग कैसा है? देखो आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, आप देख पा रहे होंगे। जो चक्र है उसका रंग होता है गहरा नीला, समुद्री नीला नहीं, गहरा नीला उसका चक्र होता है। आप ये तिरंगे में देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखो एक तो होता है हमारा राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है, पर जो राष्ट्रीय गीत है, गीत और गान इन दोनों में अंतर समझना। जो राष्ट्रीय गीत है वो है हमारा वंदे मातरम। क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है। कब लिखा है? ये हुआ था 1882 में इसका प्रकाशन हुआ। किससे प्रकाशन हुआ? ये कहाँ पर लिखा है इन्होंने? इनकी एक मठ है आनंद मठ, आनंद मठ में इन्होंने ये लिखा है। 5 में सबसे पहले एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसमें प्रकाशित हुआ था? एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। फिर 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में, यहाँ पर ये गाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? जैसा भी मैंने बताया आपको कि 1896 में कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया था। किसके? कांग्रेस के अधिवेशन में। तो हमारा ये सी आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? जो धोलावीरा यानी हड़प्पा की शहर है, धोलावीरा क्या है? हड़प्पा का एक शहर है। ये किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है बात करते हैं। तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अब गुजरात में भी कहाँ? गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ जिले में, कच्छ जो जिला है, कच्छ जिले से भचाऊ तालुका में स्थित है। कच्छ जिले में एक शहर है भचाऊ, एक शहर है भचाऊ, वहाँ पर ये शामिल है। ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ पर क्या मिले? धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? हमें सबसे पहले बताना है कि जो काल आया था सबसे पहले कैसे आया, मतलब स्टार्ट उसकी कब से हुई है। तो सबसे पहले आया था देखो पुरापाषाण काल, उसके बाद आया मध्यपाषाण काल, उसके बाद आया नवपाषाण काल। जो हमारा पुरापाषाण काल है इसमें क्या होता था? मानव ने पत्थर का प्रयोग और उसकी खोज कर ली थी, यानी पत्थर का प्रयोग वो शिकार करने के लिए करते थे इसमें। फिर आया हमारा मध्यपाषाण काल। देखो पाषाण जो लिखा है वो पत्थरों से रिलेटेड है, यानी पत्थर का है। तो इसमें क्या हुआ? मध्यपाषाण काल में ये लोग पशुपालन और खेती और मछली पकड़ना या शहद जमा करना, इस तरह की एक्टिविटी है इसमें करने लगी, इस तरह की क्रियाएं करने लगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप में। और उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? जो मानव था वो विकसित हुआ, उसने वो किसान बन गया। वो क्या बन गया? मानव किसान के रूप में बन गया। और वो पशुपालक यानी पशु पालने लगा। वो क्या बन गया? हमारा पशुपालक, यानी वो पशु भी पालने लगा। तो ये तीनों में अंतर था। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पुरापाषाण काल से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के जो लोग थे वहाँ पर पशु ज़्यादा पालते थे।
जैसे कि गेंडा, बैल, पशुओं की उपासना ज़्यादा करते थे, इस तरह के पशुओं की उपासना करते थे वो। तो यानी वो किस तरह के लोग की पूजा करते थे, वो पशुपति थे, यानी पशुओं को ज़्यादा मानते थे, तो पशुपति पशुओं की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। देखो, जब हम तांबा और टिन को मिक्स करते हैं, जो कॉपर है, और हम टिन को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा, यानी कांस्य की वस्तु बनाते थे इन दोनों को मिक्स करके। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखो, हम देखते हैं भारत के मैप से। भारत के इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हमारा हिंद महासागर। तो यानी भारत का उसने बताया कौन सा स्थान है, तो देखो यहाँ जो स्थान है वो है हमारा कन्याकुमारी। यानी कन्याकुमारी ये तीन तरफ से, एक तरफ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। इंदिरा पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे भारत की मूल भूमि में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जैसे ही हम बनाते हैं भारत, ये हमारा गुजरात, गुजरात के यहाँ पर है राजस्थान। तो राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े राज्य की। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद क्या आता है, गुजरात। और अगर हम बात करें सबसे छोटे राज्य की, तो सबसे छोटे राज्य में आता है हमारा गोवा। गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे चलेंगे, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। देखो, भारत जो हमारा इंडिया है, ये हमें इसमें बताना है कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं को छूता है। तो ऐसा राज्य है हमारा यूपी, जो यहाँ स्थित है यूपी। यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है, जिनकी संख्या कितनी है, 9 संख्या है, यानी 9 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 9 है। पहला आ जाता है हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, फिर आया था हमारा झारखंड, फिर आया था हमारा छत्तीसगढ़, और उसके बाद आ जाता है बिहार। ये राज्य हैं जिनको उत्तर प्रदेश छूता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ इसकी राजधानी है। वर्तमान जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो आप सब जानते हैं कि कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है इसका, आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। देखो, पाकिस्तान भी भारत को छूता है, भूटान भी भारत को छूता है, बांग्लादेश से भी उसकी सीमा लगती है, बट श्रीलंका से उसकी सीमा नहीं लगती है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, जो इन दोनों को अलग करती है और जोड़ती भी है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है। डैश उसने बोला है कितने मिनट आगे है। तो हमारा जो टाइम है वो कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, यानी 5 घंटे 30 मिनट ये हमारा आगे चलता है समय। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा भारतीय राजस्व। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने तय किया था कि इनका जो राजस्व, जो इनका वेतन है कर्मचारियों का, ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसकी क्या विशेषता थी, इसमें क्या हुआ था, कंपनी का व्यापार अगले 20 वर्षों, यानी इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, कंपनी का व्यापार अगले 20 साल तक जारी रहेगा, यानी 20 साल तक उसको और टाइम मिल गया, बढ़ गया। इसमें जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे वो ब्रिटिश सरकार ही संभालेगी उनको, यानी वो ब्रिटिश सरकार की ओर ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यानी देखो, सिर्फ एक ही चीज़ को छोड़कर, यानी चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर बाकी सब पर क्या कर दिया, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, सबका एक अधिकार समाप्त कर दिया चाय और चीनी को छोड़कर। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1813 का चार्टर एक्ट जब आया था उसमें हुआ था। तो 1813 के तहत क्या हुआ, ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति, यानी अगर तुम भारत में व्यापार करोगे तो तुम्हारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइसेंस। जैसे गाड़ी चलाते हैं उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी, उन्होंने कहा था कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य टूट गया, यानी आधिपत्य टूट गया था, यानी उनका जो अधिकार था वो कमज़ोर पड़ गया था, टूट गया था। और लास्ट में बात आई तीसरी कि चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी भी एकाधिकार था, यानी इन पर क्या था, उसका एकाधिकार था। कंपनी का शासन 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, जैसे कि अभी पता चला कि 20 वर्षों तक कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? क्या देखो, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, किसी को नहीं, ये मिला था हमारा ईसाई धर्म प्रचारकों को। ईसाई धर्म प्रचारकों को यह अधिकार मिला था कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसका संप्रभुत्व सुदृढ़ कर दिया गया था? तो जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी हमारे पास जो शासन कर रहा था वो ब्रिटिश कर रहे थे उस समय पर, तो ब्रिटिश क्राउन यानी वहाँ का जो राजा था, ब्रिटिश जो क्राउन यानी राजा हो गए वो, उनका आधिपत्य बढ़ा दिया गया था, उनकी अधिकार बढ़ा दिया गया था। सारा संरक्षण है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। देखो ये 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें हम कृषि उद्योग, ये सेवाएं होती हैं, कृषि उद्योग वाली सेवाएं होती हैं। दूसरा जो होता है विनिमय उद्योग का होता है। तीसरा जो होता है सेवा क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो विनिर्माण करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र में करते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो, जो उत्पादन है वो किससे संबंधित है, यानी जब हम उत्पाद करते हैं किसी चीज़ का तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा वो, जब उसका निर्माण करेंगे तो द्वितीयक में आएगा, जब उसकी सेवाएं मिलेंगी तो वो तृतीयक में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है, यानी निजी व्यक्ति जो निजी कंपनी चलाते हैं जैसे, या फिर व्यवसाय वालों के पास होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया एक ऐसी आर्थिक प्रणाली या तंत्र जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, जिसमें जो उत्पादन है उस पर निजी, यानी मान लो आज मैं खेती कर रहा हूँ और आलू उगा रहा हूँ, तो मेरा उस पर स्वयं निजी यानी स्वामित्व है, मैं उसका स्वामी हूँ, इस तरह से मैं उसका मालिक हो गया। तो आलू मेरे हैं, अब मैं उनका मालिक हो गया, स्वामित्व हो गया। इस तरह से करते हैं। इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व भी कह सकते हैं। इसका मतलब भी एक व्यक्ति से ही होता है। इसके जनक जो थे, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को इसके जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? तो देखो, जो उपभोक्ता है उनकी संप्रभुता हम किस में पाते हैं? इसमें भी इसका भी पूंजीवाद सही हो जाता है, यानी पूंजीवाद में हम उपभोक्ताओं की संप्रभुता को पाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जा सकता है। देखो, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था, और जो और देश होते हैं उनकी किसी की होती है विकसित और विकासशील। अब विकासशील क्या होती है? एक ऐसा देश जो आमतौर पर कृषि प्रधान होता है, जिसकी 60 से 75% आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर रहती है। या फिर कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कम होती है विकासशील देशों की, और इनका जो उद्योग होता है वो भी कम होता है, यानी जो उद्योग है इनका वो औद्योगिक विकास इनका कम होता है। और जो विकसित होते हैं, जैसे विकसित लिखा, विकसित, उनका औद्योगिक विकास बहुत अधिक होता है, वो कृषि प्रधान नहीं होते, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये दोनों में अंतर है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अभी कृषि प्रधान है, यानी विकासशील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक एक अयस्क है? देखो जिंक का अयस्क, जैसे जिंक होता है जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ये सब क्या है? जिंक के अयस्क हैं। जिंक सल्फेट, ये सब कार्बोनेट जिंक के अयस्क है। तो इसी प्रकार जिंक का एक अयस्क होता है स्पेलेराइट। स्पेलेराइट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम, यानी एक रेत होता है जिसका नाम है मोनाजाइट, इससे क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। डैश चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। तो कौन सी चट्टानों के विघटन से? तो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से ये क्या होता है? विघटित होता है, उसके विघटन से निर्मित होता है। प्री कैम्ब्रियन ये युग थे, कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन ये युग थे, जैसे डायनासोर का युग था इसी तरह से ये युग, आप इनको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम यानी प्योर जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो जब हमें प्योर जर्मेनियम प्राप्त करना हो तब हम करते हैं क्षेत्र परिशोधन विधि। एक विधि आती है जिसका नाम है क्षेत्र परिशोधन, उसके द्वारा हम जर्मेनियम को उच्च शुद्धता तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।